ट्रावेलर्स किस तरीके से ट्रैवल होकर फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न गया और उसका नाम भी चेंज हो गया, तो वहां के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया स्पैगेटी। सिर्फ एक हम्बल पोटैटो की वजह से हो पाया है। हम्बल पोटैटो मतलब क्या? वो पोटैटो बहुत स्वीट सा था, नखरे नहीं दिखाता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हाउ दिस ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ इमर्ज्ड इन विच वी आर लिविंग। तो हम लोग प्रोसेसेस पढ़ेंगे, वो सारे फेजेस पढ़ेंगे जिसकी वजह से आज ये जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो इमर्ज हुआ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मॉडर्न वर्सेस ग्लोबल। मॉडर्न वर्ल्ड और ग्लोबल वर्ल्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर आर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। मॉडर्न वर्ल्ड ही ग्लोबल वर्ल्ड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ही ग्लोबलाइजेशन को एसोसिएट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में होता है कि पीपल जो है एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ जॉब्स, in search of different types of culture and ideas, in search of different skills। किस तरीके से एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करके रखा गया, एंड ऑल द प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्लियर है? तो मॉडर्न वर्ल्ड एंड ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए। पहले यानी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं। तो पहले भी मॉडर्न वर्ल्ड में यानी कि एंशियंट टाइम्स में क्या था? कनेक्टिविटी थी, लेकिन उस कनेक्टिविटी को हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? वो ग्लोबल वर्ल्ड इसीलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उस वक्त की कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उतनी वाइब्रेंट कनेक्टिविटी नहीं थी। क्लियर है? तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी कनेक्टिविटी थी, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड उस वक्त के टाइम को क्यों नहीं बोला गया? जस्ट बिकॉज कि उस वक्त की कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एंशियंट टाइम्स में ही ट्रैवलर्स ट्रेड करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, स्किल्स, आइडियाज़, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, इन सबको एक्सचेंज करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है तो सिर्फ वो इंसान उठ के नहीं जाता है, उसके साथ उनका खाना, अब खाना क्या, बना बनाया खाना नहीं। अब अगर कोई मान लिया कि बिहार में रह रहा है तो बिहार से अगर साउथ की तरफ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो खाना मतलब कि वो बिहार, उसको पता है कि बिहार में कैसा खाना बनता है, तो वो यहाँ का खाना वहाँ पे बना के ट्राई करेगा। तो उससे क्या होगा? वहाँ के लोगों को पता चलेगा बिहार के कल्चर के बारे में। अगर वहाँ से कोई इस तरफ आता है तो इसका मतलब कि कोई भी इंसान कहीं भी जाता है, माइग्रेट करता है, तो वो अपने साथ अपना फूड, अपना कल्चर, अपना स्किल्स, अपना आइडिया, नॉलेज सारा कुछ लेते हुए जाता है। सिर्फ वो इंसान उठ के अकेले नहीं चला जाता है। तो उन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। सिल्क रूट्स। सिल्क रूट इज द क्लासिकल वे ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड। किस तरीके से मनी का, वैल्यूज़ का, गुड्स का, कैपिटल्स का, इन सब का ट्रैवल होता था। ये सारा कुछ एंशियंट टाइम्स में भी होता था, लेकिन कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कनेक्टिविटी वाइब्रेंट होना कब से स्टार्ट हुआ? सिल्क रूट से। अब सिल्क रूट कैसे ज्वाइन करता था वर्ल्ड को, कैसे लिंक करता था वर्ल्ड को? तो क्या सिल्क का बिछा देता था पूरे रूट्स पे कि चलो आप सिल्क पे चल के आओ? नहीं। सिल्क रूट इज़ द क्लासिकल वे ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम लोग अभी की बात करें तो चाइना से लेके वो पूरा यूरोप तक कनेक्टेड रहता था सम रूट्स। यानी कि पूरा ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट जो था वर्ल्ड का वो कनेक्टेड था। किसके थ्रू कनेक्टेड था? सिल्क रूट्स के थ्रू कनेक्टेड था। जस्ट बिकॉज सिल्क रूट प्री मॉडर्न वर्ल्ड में वाइब्रेंट ट्रेड करवाता था और कल्चरल लिंक इसको माना जाता था। लोग कहीं भी जाते थे तो इस रूट को पकड़ के जाते थे। यानी कि आज के डेट में वो चाइना से लेके पूरा यूरोप तक कनेक्टेड था। ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पूरा पार्ट जो वर्ल्ड का है वो कनेक्टेड था थ्रू सिल्क रूट। अब
सिल्क रूट में हिस्टोरियंस जो थे वो क्या आइडेंटिफाई किए, किसके द्वारा? तो समुद्र था बीच में, तो कुछ लैंड्स, समुद्र, इन सब के द्वारा जोड़ते थे, लिंक करते थे कंट्रीज़ को। उसके बाद एशिया से यूरोप, यूरोप से नॉर्थ अफ्रीका, अभी मैंने क्या बोला, ईस्टर्न से सेंट्रल, सेंट्रल से वेस्टर्न, यानी कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड था थ्रू सिल्क रूट, यानी कि एशिया से लेके पूरा नॉर्थ अफ्रीका तक वो कनेक्टेड था। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि सिल्क रूट जो है वह क्रिश्चियन एरा और 15th सेंचुरी तक बहुत वाइब्रेंट ट्रेड किया। 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट बहुत स्पीड में और वाइब्रेंट ट्रेड किया, वहाँ का कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से ट्रेड करना इजी हो जाता था। और 15th सेंचुरी तक, यानी कि क्रिश्चियन एरा तक वो बहुत अच्छे से था, 15th सेंचुरी तक वो बहुत अच्छे से था। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, 15th सेंचुरी के बाद वो वाइब्रेंट ट्रेड होना कम हो गया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इंडिया से टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस जाते थे, इंडिया से एंड साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से पॉटरी जाती थी, कहाँ जाती थी? यूरोप के तरफ, नॉर्थ अफ्रीका के तरफ, थ्रू सिल्क रूट्स। तो पहले क्या, नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को मसालों के बारे में नहीं पता था, तो इंडिया से स्पाइसेस गए, तब वो लोग मसाला के बारे में जाने, चाइना से पोइट्री गई। और इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब का बहुत अच्छा रोल रहता था, बहुत पावरफुल कंट्रीज़ माने जाते थे। एंड आफ्टर कॉलोनाइजेशन लोगों को ये लगने लगा कि इन लोगों से तो कुछ नहीं होने वाला है, चलो इनके ऊपर कंक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ईस्टर्न से वेस्टर्न के तरफ बहुत सारे गुड्स एंड कैपिटल्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो आते थे, जाते थे, और जितना भी सिल्क रूट था वो बहुत सारे रूलर्स और ट्रेडर्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था, ताकि ट्रेडिंग में, ताकि जो भी वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यूरोप में जा रहा है चाइना से, इंडिया से स्पाइसेस एंड पोइट्री, टेक्सटाइल्स, तो उसके बदले में कुछ यूरोप भी तो देगा, अब फ्री में तो कोई सामान नहीं दे देगा। तो यूरोप से वहाँ पे प्रीशियस मेटल्स आते थे लाइक गोल्ड्स एंड सिल्वर्स, तो तुम स्पाइसेस लो और गोल्ड दो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता था थ्रू सिल्क रूट। दैट्स वाई सिल्क रूट इज़ द क्लासिकल वे ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड एंड इट्स अ वाइब्रेंट एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द वर्ल्ड। तो यहाँ से हम लोगों का ग्लोबल वर्ल्ड बनना स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से कनेक्टिविटी पहले स्ट्रांग नहीं थी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रांग नहीं थी, बट अब धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ वहाँ का कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट हुआ। एंड द फर्स्ट स्टेप वाज लिंकिंग द वर्ल्ड इज सिल्क रूट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज हैंड इन हैंड। मैंने क्या बोला कि जब लोग कहीं जाते थे तो वो सिर्फ खुद नहीं जाते थे, अपने साथ अपने कल्चर को, अपने फूड को, अपने स्किल्स एंड नॉलेज को लेके जाते थे। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्रिश्चियन ऑलमोस्ट, अगर कोई रिलीजन के बारे में जाना तो वो भी रूट्स के थ्रू ट्रैवल करके ही जाना, यानी कि माइग्रेट करके, लिंक करके वर्ल्ड को, उसके बाद जाना। क्रिश्चियंस जो हैं वो ट्रैवल करते थे एशिया से थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट वॉज द क्लासिकल वे ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड। तो क्रिश्चियन सिल्क रूट से ट्रैवल करते थे, मुस्लिम प्रीचर्स सिल्क रूट से ट्रैवल किए। बुद्धिज़्म वो कैसे स्प्रेड हुआ वर्ल्ड में? तो बुद्धिज़्म ईस्टर्न इंडिया से ट्रैवल करना स्टार्ट किया थ्रू सिल्क रूट, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि सिल्क रूट किस तरीके से हर चीज़ को कनेक्ट करके, वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा, जिसकी वजह से ट्रेड करना आसान हो गया, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करने में इजी हो गया और रहने में इजी हो गया। ठीक है। फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब ये क्या है? तो फूड ट्रैवल यानी कि खाना भी ट्रैवल हुआ लोगों के साथ,
जो मैंने बोला, खाना भी ट्रैवल हुआ लोगों के साथ। तो अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे कुछ डिशेस की बात चलिए हम लोग करते हैं। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, ये सब जो है वो न्यू क्रॉप्स का इन्वेंशन किए। अब न्यू क्रॉप्स का इन्वेंशन क्या किए, तो वो लोग कोई साइंटिफिक तरीके से कोई खाना बनाए नहीं। न्यू क्रॉप्स को वो लोग जहाँ भी जाते थे उस लैंड पे वो लोग अपना खाने के बारे में बताते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग भी खाना स्टार्ट कर दिए। एज फॉर एग्जाम्पल, चाइना से जो भी ट्रेडर्स गया वेस्टर्न के तरफ, तो वो लोग अपने साथ नूडल्स ले गया, खाने के लिए ले गया। वहाँ पे जाके खा रहा था तो वेस्टर्न्स को वो अच्छा लगा तो वो लोग भी नूडल्स खाने लगे। पर वेस्टर्न में इसका क्या नाम है, स्पैगेटी, ठीक है, स्पैगेटी। तो नूडल्स किस तरीके से ट्रैवल होके फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न गया और उसका नाम भी चेंज हो गया, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया गया स्पैगेटी। तो इस तरीके से नूडल्स के बारे में हम लोग देखें। अब मुंह में पानी आ रहा है, नूडल्स का बात मैम कर दी। पास्ता के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पास्ता जब हम लोग बोलते हैं तो उसके नाम से हम लोग को क्या लगता है, ये एक इटालियन डिश है। नहीं, ये इटालियन डिश नहीं है, ये एक अरबिक डिश है। 5th सेंचुरी में, इट मीन्स आज से 500 साल पहले, अरब जो है वो सिसिली में मतलब अरब के जो ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो सिसिली गए तो वो अपने साथ पास्ता लेके गए और उसके बाद वहाँ के लोगों को पसंद आया। सिसिली आज के डेट में इटली में एक आइलैंड है, तो वहाँ गए और इटली में लोग पास्ता खाना स्टार्ट कर दिया और वो इतना फेमस हो गया इटली में कि आज भी हम लोग क्या जानते हैं कि पास्ता एक इटालियन डिश है। बट नहीं, अब आज से तुम लोग नहीं बोलोगे कि मैम पास्ता एक इटालियन डिश है, पास्ता एक अरेबिक डिश है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी ट्रैवलर्स के थ्रू चीज़ों को पहुंचाने का। और वो सारे ट्रैवलर्स जो थे वो कहाँ से ट्रेड करते थे, किस रूट से, सिल्क रूट से। तो इस तरीके से फूड का ट्रैवल्स हम लोग देखें, स्किल्स का, नॉलेजेस का ट्रैवल हम लोग देखें कि किस तरीके से ईस्टर्न से वेस्टर्न कनेक्टेड था, बीच में सेंट्रल पार्ट भी था, ईस्टर्न से वेस्टर्न कनेक्टेड था। इट मीन्स पूरा चाइना से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक वो कनेक्टेड था हमारा वर्ल्ड थ्रू सिल्क रूट। और वहाँ पे फूड का, स्किल्स का, आइडियाज़ का, नॉलेजेस का ट्रैवल होता था, ट्रेड होता था। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, एक फिलोसोफर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये क्या किए थे, एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर कर दिए थे। तो क्या इनको एक टुकड़ा मिला ज़मीन को और ये उठा के बोले कि आज से ये अमेरिका। कहानी कुछ वैसी ही है, चलिए देखते हैं कैसी है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये क्या किए, ये ट्रैवल कर रहे थे थ्रू सिल्क रूट, यानी कि ये ईस्टर्न से वेस्टर्न के तरफ ट्रैवल कर रहे थे। और जब ये ट्रैवल किए तो सपोज कि ये हमारा लैंड हुआ, ठीक है, ये यूरोप का लैंड हुआ और यहाँ पे वो पूरा समुद्र वगैरह का पार्ट है। यहाँ पे जब वो पहुँचे तो यहाँ पे वो एक लैंड से टकराए। ये जो लैंड है, इस लैंड को ये क्या नाम दे दिए, तो दिस इज अमेरिका। अमेरिकाज, हम लोग अमेरिकाज क्यों बोलते हैं, अमेरिकाज का मतलब कि पूरा नॉर्थ अमेरिका, बीच में वो पूरा कैरिबियन सी वाला पार्ट और नीचे साउथ अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट लिंक्ड द होल पार्ट ऑफ अमेरिका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या किए कि वो ट्रैवल करना स्टार्ट किए फ्रॉम यूरोप, ठीक है। अब फ्रॉम यूरोप जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे समुद्र था, बहुत सारे छोटे छोटे लैंड्स भी थे। लेकिन जब वो एक जगह जाके थोड़े से बड़े लैंड से टकराते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अरे ये लैंड पे तो उतना कोई ख़ास लोग नहीं रहते हैं, ये पूरा खाली वीरान पड़ा है। तो उस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस क्या कि एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो अमेरिका का डिस्कवरी हो गया। अब अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, उसके वजह से बहुत फ़ायदा हुआ पूरे वर्ल्ड को। क्या फ़ायदा हुआ, तो वहाँ पे
वास्ट लैंड होते थे, बहुत ज़्यादा लैंड होते थे, वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से और बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन होता था। वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स रहते थे बहुत कम रहते थे, जिसके वजह से वहाँ का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा से होता था। क्या क्या होता था, जो भी हमारा कॉमन फूड है, टमाटो, चिली, सोया, पोटैटो, ये सब तो आज के डेट में कॉमन फूड माना गया है। तो ये सारा कहाँ से आया, तो ये सारे फूड अमेरिका से आए। पूरे वर्ल्ड में ये सारा फूड अमेरिका से डिस्कवर होके आया और वो स्प्रेड किया, जिसमें से अब पोटैटो को इस चैप्टर में बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है और हर जगह लिया गया है कि पोटैटो क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा कॉमन फूड है जिसके बारे में हर लोग जानते हैं और सब खाते हैं। आलू की सब्ज़ी तो सबके यहाँ बनती है। जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि अमेरिकन इंडियंस जो वहाँ रहते थे, ना उन लोगों को पता था इस पार्ट के कंट्री के बारे में, इस पार्ट के वर्ल्ड के बारे में, और ना यूरोप और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को पता था अमेरिका के बारे में। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किए उस लैंड से टकरा के, तो वहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वहाँ का लैंड बहुत अच्छा था, वहाँ के क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, जिसके वजह से वहाँ से टमाटो, चिली, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, पोटैटो, ये सारा जो है ट्रैवल होके पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया। किसके वजह से? ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के वजह से। तो चलिए, अमेरिका का डिस्कवरी हम लोग करवा दिए क्रिस्टोफर कोलंबस के थ्रू। न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब पहले इतना सारा आइटम तो नहीं था खाने को, तो लोग क्या करते थे, जो उनके पास रहता था, जैसे नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, तो ये सारा जो रहता था वो बस उबालते थे, खा लेते थे। जब इंडिया से स्पाइसेस मिला यूरोप के मतलब वेस्टर्न के तरफ, तो उन लोग मसाला डालना स्टार्ट किए खानों में। किस तरीके से जो भी न्यू क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ वो लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस शो करता है। लाइफ और डेथ के बीच में कैसे डिफरेंस शो करता है? तो पोटैटो के इंट्रोडक्शन से ये पॉसिबल हो पाया है कि लोग खाना अच्छे से स्टार्ट किए, जिसके वजह से वो लोग लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहने लगे। अब वो लोग जिंदा कैसे रहते थे? तो ये सिर्फ एक हम्बल पोटैटो की वजह से हो पाया है। हम्बल पोटैटो मतलब क्या? वो पोटैटो बहुत स्वीट सा था, नखरे नहीं दिखाता था। हम्बल पोटैटो मतलब कि यहाँ पे हम्बल पोटैटो का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्रॉप जो ईजिली अवेलेबल था और ईजिली ट्रैवल होके आ जाता था, लोग उसको खाते थे, जिसके वजह से लोग अच्छे से खाना खा पाते थे और ज़्यादा उनका जो लाइफ है, लिविंग है, वो लॉन्ग हो जाता था। तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। किस तरीके से? तो वो Europe's poor began to eat better and live longer with introduction of humble potato। अब अमेरिका से यूरोप में पोटैटो आया, तो यूरोप के जो पुअर लोग थे वो लोग अब हाई प्राइजेस जो भी क्रॉप्स होते थे वो तो वहाँ के रिचेस्ट लोग खरीद के खा लेते थे, लेकिन पुअर का क्या, वो लोग क्या खाएंगे? तो जब पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ, जो पोटैटो क्रॉप आया यूरोप में, तो उन लोगों के लिए इजी हो गया कुछ भी चीज़ खाना। क्यों? क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मिलता था, जिसकी वजह से यूरोप के पुअर भी अच्छे से खाना स्टार्ट कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ हम्बल पोटैटो। तो हम पोटैटो बहुत स्वीट होता है, यानी चलिए लोगों की जान तो बचाया। आयरलैंड में हम लोग क्या देखते हैं कि पुअरेस्ट पीजेंट्स जो हैं वो टोटली डिपेंड थे पोटैटो पे। ठीक है, वो टोटली किस पे डिपेंड थे? पोटैटो पे डिपेंड थे। पर डिसीजेस की वजह से, कुछ बीमारियों के वजह से क्या हुआ, इन मिड 1840s पोटैटो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे पोटैटो क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद लोग भूख से, जो गरीब लोग थे आयरलैंड के, यूरोप के, वो लोग भूख से मर जाते हैं। तो पोटैटो जान तो बचाया लोगों का, इट शोज द लाइफ, पर डिसीजेस के कारण जब पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्टारवेशन के थ्रू, यानी कि स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी के वजह से लोग
मरने लगते हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मृत्यु हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। और वो स्टारवेशन क्यों हुआ? क्योंकि लोग जो हैं, पुअरेस्ट लोग जो हैं यूरोप के एंड आयरलैंड के, तो वो लोग टोटली डिपेंड किस पे थे? पोटैटो पे थे। और पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? तो डिसीजेस की वजह से हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, डिसीजेस, यानी कि डिसीजेस का क्या रोल है ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में? डिसीजेस का भी रोल है। कैसे रोल है? मतलब कि अब लोग जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, खाना जाएगा, नॉलेज जाएगा, स्किल्स जाएगा, आइडियाज़ जाएंगे, सारा कुछ जाएगा। तो साथ में अगर उसको कोई बीमारी है तो वो भी तो वो लेके जाएगा दूसरे कंट्री में। वर्ल्ड को कनेक्ट जब कर रहा है तो जो भी ट्रेडर्स हैं, रूलर्स हैं, या जो भी लोग हैं, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपने साथ सारे कुछ के साथ अपने बीमारी को भी तो लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग डिसीज़ेस के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से डिसीज़ेस की वजह से भी वर्ल्ड कनेक्ट हुआ और एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कन्क्वेस्ट किया। ठीक है, तो तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। मैंने क्या बोला कि जब लिंक हुआ, वर्ल्ड जब लिंक हुआ थ्रू सिल्क रूट और जितने भी रूट्स की वजह से जब वर्ल्ड लिंक होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों के माइग्रेशन के साथ उनके सारे चीज़ों को माइग्रेट किया गया। यानी कि अगर हम जा रहे हैं कहीं तो हम अपने साथ अपने डिजीज़, अपने फूड, अपने स्किल्स सब कुछ लेके जाएंगे। तो डिसीज़ कैसे ट्रैवल करके और कन्क्वेस्ट, यानी कन्क्वेस्ट का मतलब ही होता है जीत हासिल करना। तो किस तरीके से डिसीज़ का रोल है इस टॉपिक में कि किस तरीके से डिसीज़ जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड को लिंक किया। चलिए देखते हैं। यूरोपियन सेलर्स जो हैं उन लोगों को एक सी रूट मिल गया था। मैंने अभी क्या बोला कि यहाँ पे यूरोप था और क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत सारा समुद्र था, बहुत सारे छोटे छोटे लैंड्स थे और वो बाय मिस्टेक क्या होता है, अमेरिका से टकरा जाते हैं। तो जब अमेरिका से टकरा जाते हैं तो वो अमेरिका एक कंट्री डिस्कवर कर देते हैं। तो यूरोपियन सेलर्स को ये सी रूट्स के बारे में पता चल गया और वो निकल गए नाव लेके। तो जब वो लोग नाव लेके निकल गए अपने अपने, तो यानी कि वेस्टर्न से वो लोग अमेरिका तक के रूट को ट्रैवल किए थ्रू सी रूट्स। ठीक है, थ्रू सी रूट्स, थ्रू लैंड रूट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोग क्या देखते हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो श्रैंक हो जाता है। मतलब जितने भी यूरोपियन सेलर्स थे अब वो चले उठ के अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका में वास्ट लैंड था, बहुत सारे क्रॉप्स, अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स थे, जिसकी वजह से लाइफ जीने में इजी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ खाने को मिलता था और हम लोग टोटली उस पर डिपेंड होके रह जाते थे, जो अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जब सी रूट से और लैंड रूट से जब यूरोपियन सेलर्स अमेरिका के तरफ जाते हैं तो हमारा प्री वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो श्रैंक हो जाता है, जिसमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा वो सेंट्रल से कनेक्ट होता है और वो जो फ्लो चलते रहता है एंड दैट फ्लो वाज अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। यानी कि सारा एक पूरे वर्ल्ड में सारा कंट्री जो वो एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो जाके यूरोपियन सेलर्स अमेरिका से भी कनेक्ट होते हैं, यूरोपियन सेलर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया के पार्ट से भी कनेक्ट होते हैं, चाइना से कनेक्ट होते हैं एंड दीज ऑल कनेक्शंस आर ड्यू टू सी रूट्स, लैंड रूट्स, इन सब के वजह से। तो और सिल्क रूट जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के फॉर्मेशन में। स्टार्ट ही सिल्क रूट से हुआ था। यूरोपियंस जो है वो जब ट्रैवल करके जाते हैं तो उन लोगों को इजी होता है अपना कल्चर, अपना आइडिया कहीं पे भी एक्सपैंड करने में, स्प्रेड करने में। तो वो इंडिया में भी करते हैं, उसके पहले अमेरिका में भी करते हैं। तो अमेरिका में जब वो ट्रैवल करके जाते हैं तो उनके साथ साथ उनके डिसीजेस भी जाते हैं। तो जब डिसीजेस जाएंगे तो वहाँ पे उस
बेसिस पे, यानी कि जितना खाना का नुकसान नहीं हुआ होगा अमेरिकन्स को, उतना ज़्यादा अमेरिकन्स डिसीजेस के वजह से मर गए और यूरोप जो है वो कन्क्वेस्ट पा लिया ओवर अमेरिका, अपना सुप्रीमेसी अमेरिका के ऊपर दिखा दिया। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी देखते हैं अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, क्लियर यहाँ तक। अब अमेरिका के डिस्कवरी के बाद मैंने क्या बोला, वहाँ पे वास्ट लैंड थे, अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स जो थे वो ट्रेड को, पीपल के लाइफ्स को ईजी कर दिए थे, और उसके वजह से, यानी कि अमेरिका का डिस्कवरी के वजह से लाइफ को जीना हर जगह, एवरीवेयर इट शुड बी वेरी ईजी, वो बहुत ईजी हो चुका था। क्लियर है। अब प्रीशियस मेटल्स, जिस तरीके से एशिया से यूरोप तक के वे में कुछ भी ट्रैवल होता था, कोई भी फूड हो गया, कोई भी गुड्स एंड कैपिटल्स हो गए, तो उसके वजह क्या होता था कि लोग यूरोप में सामान लेते थे, लेकिन बदले में, रिटर्न में उनको कुछ प्रीशियस मेटल्स भी देते थे, जैसे गोल्ड्स एंड सिल्वर। सब कोई फ्री में तो लेगा नहीं, हम गिफ्ट तो आपको नहीं दे रहे हैं जो आप फ्री में ले लीजिएगा। तो प्रीशियस मेटल्स, अब अमेरिका में यूरोपियंस को क्या दिखा कि वहाँ पे प्रीशियस मेटल्स भी हैं, वहाँ के मिनरल्स में हम लोगों को सिल्वर, हम लोग वहाँ के माइंस में हम लोगों को सिल्वर मिल रहा है और बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे माइंस मिल रहे हैं, गोल्ड्स हो गया, सिल्वर हो गया, जो आज के डेट में पेरू और मेक्सिको में है, और जिसके वजह से यूरोप का वेल्थ वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यूरोप उसके ऊपर कब्जा पाया तो वहाँ के सारे कुछ को यूज़ करेगा, तो यूरोप का वेल्थ अच्छा हो गया, जिसके वजह से यूरोप का जो फाइनेंस सिस्टम था एशिया से वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यूरोप के पास और अच्छे से वेल्थ कहाँ से आया, अमेरिका से। जब अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, यूरोप को वेल्थ देना पड़ता था एशिया के पार्ट को। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो जब सामान लाता था तो इन रिटर्न यूरोप्स को प्रीशियस मेटल्स देने होते थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि कैसे यूरोप जो है, यानी कि वेस्टर्न से, ईस्टर्न से हम लोग वेस्टर्न का बात कर रहे हैं, तो बीच में हमारा यूरोप आ रहा है। तो यूरोप जो है वो, यूरोप में आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो लोग भी माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका एकदम खाली पड़ा था और वहाँ पे जो भी ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स थे अमेरिका के, द अमेरिकन इंडियंस, तो वो बहुत कम थे। और लोग क्या देखे कि एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ऊपर से वहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा है, वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा है, तो लोग अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे। तो वो लोग क्या किए, अपना कंट्री छोड़ छोड़ के अमेरिका की तरफ जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। एक्सपेडिशंस ऑफ एल्डोराडो, एल्डोराडो ये एक फेबल सिटी है, इट इज़ द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। हम लोग बोलते हैं दुनिया गोल है, बोलते हैं ना दुनिया गोल है, तो कहीं ना कहीं हर जगह का कल्चर एक छोटे से पॉइंट से ज्वाइन हो जाता है। कैसे? हमारी माइथोलॉजी क्या है, हमारी माइथोलॉजी क्या है, यानी कि इंडियंस की माइथोलॉजी क्या है, सोने की लंका, हम लोग बोलते हैं सोने की लंका डूब गई, ठीक है। तो उस वक्त वेस्टर्न पार्ट का जो माइथोलॉजी क्या था, एल्डोराडो। तो माइथोलॉजी ऑफ वेस्टर्न पार्ट वाज एल्डोराडो, इसको भी क्या बोलते हैं, यानी कि यूरोप का वेस्टर्न पार्ट का माइथोलॉजी, वेस्टर्न पार्ट की जो सोने की लंका थी उसका क्या नाम था, एल्डोराडो, द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। तो कैसे हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किस पॉइंट से किस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हुए चल रहे हैं। हमारी माइथोलॉजी में क्या थी, हमारी माइथोलॉजी में भी सोने की लंका थी, वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी सोने की लंका थी। तो वेस्टर्न माइथोलॉजी में जो सोने की लंका थी, यानी कि फेबल सिटी ऑफ गोल्ड जो था, उसका क्या नाम था, एल्डोराडो। तो वो भी देखने को मिलता है कि अच्छा सिर्फ एशिया की तरफ ही नहीं, यूरोप के तरफ भी क्या है, ये सोने की लंका है, वहाँ पे भी एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है। तो इस पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि अमेरिका के डिस्कवरी के बाद हम लोगों को बहुत कुछ पता चला कि हाँ एक और कंट्री है जहाँ पे अच्छे से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जहाँ पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद सिल्वर, मेटल्स, यूरोप्स,
इन सब के वजह से यूरोप का फाइनेंस सिस्टम अच्छा हुआ, जिसके वजह से यूरोप क्या हुआ, एशिया से जो ट्रेड करता था, जो कल्चरल एंड गुड्स एंड कैपिटल्स का ट्रेड होता था, उसका फाइनेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होते गया। तो धीरे धीरे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम प्री मॉडर्न वर्ल्ड से स्टेप बाय स्टेप जो ग्लोबल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग होती गई, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन एसोसिएट हुआ और मॉडर्न वर्ल्ड जो है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, वो आज के डेट में एक ग्लोबल वर्ल्ड की तरह बन गया है। और भी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश, हाउ द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कन्क्वेस्ट ओवर अमेरिका, कैसे अमेरिका को कॉलोनाइज करता है पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंट्री। चलिए देखते हैं। यूरोपियंस जो हैं वो अपने पावर्स के थ्रू कन्क्वेस्ट, चलो ठीक है, पावर्स से करेंगे, वो जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल रोल जो प्ले करता है वो यहाँ पे है डिसीज, जर्म्स एंड डिसीजेस। तो जितने अमेरिकन्स थे वो लोग जितना फायर वर्क हो गया, यानी कि जितना भी वेपन्स हो गया, पावर हो गया, उन सब से नहीं डरे, उतना उससे कई ज़्यादा वो लोग जर्म्स और डिसीजेस से डर गए। लोगों के साथ उनके डिसीजेस एंड जर्म्स भी जा रहे थे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो पोर्टुगीज और स्पेनिश जो है वो अमेरिका को कॉलोनाइज्ड कैसे किया, अमेरिका को अंडर कॉलोनाइजेशन ऑफ यूरोप कैसे लाए। तो यूरोपियन कन्क्वेस्ट जब हुआ तो वो लोग पावर्स के वजह से नहीं, उससे कई ज़्यादा जर्म्स के वजह से वो लोग कन्क्वेस्ट यानी कि जीत हासिल कर पाए। जर्म्स यानी कि उस वक्त स्मॉल पॉक्सेस जो चेचक की बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था अमेरिका में। तो वहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जब यूरोपियन ट्रैवलर्स जा रहे थे, यूरोप के सेलर्स जा रहे थे, ट्रैवलर्स जा रहे थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिसीज़ हुआ था। वहाँ के लोग जब माइग्रेट कर रहे थे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिसीज़ हुआ था, जर्म्स फैला हुआ था वहाँ पे, क्या, स्मॉल पॉक्सेस। तो स्मॉल पॉक्सेस फैले हुए थे। अब स्मॉल पॉक्सेस किस तरीके से अमेरिका में लोग जाते हैं, वहाँ पे ये जर्म्स और डिसीज़ फैल जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब ये चीज़ हुआ क्यों? यूरोपियन सेलर्स यानी कि चलिए यूरोप में भी बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे ड्यू टू द जर्म्स, बट कुछ ही लोग मर रहे थे। अमेरिका में ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और यूरोपियन को ईजी हो जाता है वहाँ पे कन्क्वेस्ट करना और अमेरिका को कॉलोनाइज्ड कर देते हैं? क्योंकि अमेरिका का जो इतना बड़ा लॉन्ग आइसोलेशन था, किसी को भी अमेरिका के लैंड के बारे में नहीं पता था। वो तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो गलती से टकरा गए और अमेरिका की डिस्कवरी हो गई। आज एक और कंट्री के बारे में हम लोग जान गए। उसके लॉन्ग आइसोलेशन की वजह से अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी तो क्या होगा? जिन लोगों को भी स्मॉल पॉक्सेस था, कोई भी जर्म्स एंड डिसीजेस वाले जो लोग थे, वो अमेरिका गए। वहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि थोड़े से जर्म्स एंड डिसीजेस की वजह से इतना ज़्यादा उन लोगों के अंदर फैल गया कि जिसकी वजह से लोग मर गए। तो वहाँ स्मॉल पॉक्सेस जो है वो एक डेडली किलर के नाम से जाना गया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसके वजह से लोग मर गए। क्यों मरे अमेरिका के लोग? क्योंकि उन लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी थी ड्यू टू देयर लॉन्ग आइसोलेशन। ठीक है, अब ये जो डेडली किलर यानी कि जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई वो धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट में, पूरे अमेरिका में फैलना स्टार्ट कर गई, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में वो फैल गई और वहाँ के पूरे कम्युनिटी के लोगों को उस बीमारी ने मार दिया। तो इस तरीके से यूरोप क्या किया, अपने डिसीजेस की वजह से, यहाँ पे कोई बुलडोज़र, कोई गन, कोई पावर, कुछ काम नहीं आया। क्या काम आया? जर्म्स एंड डिसीजेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि जर्म्स एंड डिसीजेस का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू कन्क्वेस्ट ओवर अ कॉन्टिनेंट और टू कन्क्वेस्ट ओवर अ कंट्री।
ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यूरोप में भी 19th सेंचुरी तक क्या हुआ कि वहाँ पे हंगर और पावर्टी जो है वो कॉमन हो गया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, जिसके वजह से सिटीज़ क्राउडेड होने लगे, डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैलने लगा। तो लोग क्या किए कि जब क्राउडेड सिटीज़ होने लगा यूरोप में, तो लोग यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका के तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए कि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा लैंड है, वहाँ का क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा है। तो जब पॉपुलेशन की वजह से, क्राउडनेस के वजह से जब यूरोप से अमेरिका गए पीपल्स माइग्रेट करके, तो उनके साथ साथ उनका डिसीज़ेस भी किया, जिसकी वजह से अमेरिका में वो डिसीज़ फैला। और अमेरिका के लॉन्ग आइसोलेशन के वजह से वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, जिसके वजह से इम्यूनिटी वीक होने के वजह से लोग वहाँ पे ईजिली मर गए। और ये जो जर्म्स और डिसीजेज वो डेडली किलर का काम किया ओवर अमेरिका। ठीक है। उसके बाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस डिसेंटर्स, ये कॉमन हो गया। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स तो कॉमन था, धर्म के बीच में लड़ाई हो रही थी। रिलीजियस डिसेंटर्स, डिसेंटर्स मतलब क्या होता है, जो एक धर्म से अलग हट गया। तो जो एक धर्म से अलग हट गया, उन लोगों को भी हटा दिया गया कि नहीं, आप इस धर्म के हो, यहाँ पे ये धर्म चलता है, तो आप लोग नहीं आ पाइएगा, यहाँ पे नहीं रहने को आपको मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सब जो होने लगा, पॉवर्टी, हंगर, जिसके वजह से लोग, डिसीजेज, जिसके वजह से लोगों को क्या मिला, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि पॉवर्टी, हंगर, डिसीजेज, जर्म्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस डिसेंटर्स, इन सब की वजह से लोग बोले कि अब यूरोप में हम लोग इस तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या किए, यूरोप से अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर गए। दे फ्लीड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। नेक्स्ट, वहाँ पे वो लोग जाके क्या किए, प्लांटेशन स्टार्ट कर दिए, क्रॉप प्लांटेशन स्टार्ट कर दिए। अब जाएंगे वो लोग, कुछ करेंगे खाने के लिए, कुछ तो करेंगे, तो क्रॉप प्लांटेशन स्टार्ट कर दिए। और यूरोप क्या था, अमेरिका के ऊपर कन्क्वेस्ट यानी कि जीत हासिल कर लिया था। अब यूरोप जो है वो अपना पावर दिखा रहा था अमेरिका के ऊपर। तो वहाँ के लोग अमेरिका जाकर रह रहे थे, वहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे थे। देन आफ्टर वो प्लांटेशन अब खुद से तो नहीं करेंगे, तो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, स्लेवरी के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। तो स्लेवरी यानी कि अफ्रीका से वो लोग फोर्सफुली स्लेव्स को लाते थे अमेरिका में, और वहाँ पे अफ्रीका से लाते थे स्लेव्स को अमेरिका में, और वहाँ पर प्लांटेशन फील्ड्स पे उनसे फोर्सफुली काम करवाते थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ और स्पेनिश जो है वो कॉलोनाइज किया अमेरिका को, कन्क्वेस्ट यानी कि जीत हासिल किया अमेरिका पे। कैसे किया, क्योंकि जर्म्स और डिसीजेस की वजह से किया, यानी कि जर्म्स और डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये एक डेडली किलर का काम क्योंकि अमेरिका के लॉन्ग आइसोलेशन के वजह से वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती थी। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चेंजेस इन द इकोनॉमिक पावर इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक पावर में क्या क्या चेंजेस आया, तो यूरोप क्या किया, अमेरिका के ऊपर कन्क्वेस्ट यानी कि अमेरिका के ऊपर वो जीत हासिल किया ड्यू टू जर्म्स एंड डिसीजेज। देन आफ्टर 18th सेंचुरी तक, याद कीजिए इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने क्या बोला था कि पहले चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये एक बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती थी, रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी। सारा ट्रेड यहीं से स्टार्ट होके जाता था, शुरू होता था थ्रू सिल्क रूट्स। तो 18th सेंचुरी तक क्या था, चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्री थी। देन आफ्टर वहाँ पे जो यानी कि चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्री थी, यानी कि एशिया का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉपर वे में चलता था। देन आफ्टर 15th सेंचुरी तक क्या हम लोग देखते हैं कि चाइना क्या करता है, वो अपने ओवरसीज ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिसके वजह से आइसोलेशन में वो चला जाता है, यानी कि खुद को आइसोलेट कर लेता है। एंड आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ चाइना क्या देखने को मिलता है कि वो अपने रोल को रिड्यूस कर लेता है, जिसके वजह से अमेरिका का जो राइजिंग इम्पोर्टेंस था वो ग्रेजुअली क्या करता है, पूरे
ईस्टर्न पार्ट्स को, यानी कि सेंटर से होते हुए पूरे ईस्टर्न पार्ट को भी कैप्चर कर लेता है। इधर हमारा अमेरिका का लैंड, ये पूरा जो भी है हमारा सीज एंड छोटे छोटे जो भी लैंड है, कैरेबियन सी वाला एरिया, यहाँ पे यूरोप, जिसके वजह से यहाँ पे और है, यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो पूरे ईस्टर्न, यहाँ पे इंडिया, वो पूरे ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया। कौन? अमेरिका से धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव होते होते, यानी कि यहाँ पे सेंटर, पावर सेंटर किसके पास रहा? यूरोप के पास रहा। क्लियर है? पावर सेंटर किसके पास रहा? यूरोप के पास रहा। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि चाइना का जब रोल रिड्यूस हुआ, जिसके वजह से अमेरिका जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आया, सेंटर से होते हुए पूरे ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया, और यूरोप जो है वो एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के नाम से इमर्ज हो गया। क्लियर है? सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के नाम से वो इमर्ज हो गया। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, क्या क्या देखें? स्टार्टिंग से एंशिएंट टाइम्स में भी लिंक था, कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के बीच में लिंक था, पर वो लिंक के वजह से हम लोग उसको ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बोलेंगे, जस्ट बिकॉज कि कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वहाँ की। तो जब हम लोग कनेक्टिविटी को धीरे धीरे देखें कि कैसे कैसे वो स्ट्रॉन्ग हुआ, सिल्क रूट के बारे में हम लोग पढ़ें, किसके बारे में पढ़ें? सिल्क रूट के बारे में पढ़ें कि सिल्क रूट इज़ द क्लासिकल लिंक बिटवीन सिल्क रूट इज़ द क्लासिकल वे ऑफ लिंकिंग द वर्ल्ड। ठीक है, सिल्क रूट के वजह से कैसे एक कंट्री जो है, यानी कि वो पूरा ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट तक कनेक्ट हुआ। फूड, ट्रैवलर, सारे गुड्स एंड कैपिटल्स ट्रैवल होते थे, यानी कि लोग जब ट्रैवल करते थे, लोग जब माइग्रेट करते थे, तो उनके साथ उनके नॉलेज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़, गुड्स एंड कैपिटल्स, फूड विथ जर्म्स एंड डिसीजेज ऑल्सो, वो भी ट्रैवल होते थे। तो फूड का क्या रोल था कि किस तरीके से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चाइना का, कि चाइना से यानी कि ईस्टर्न से जब वेस्टर्न की तरफ लोग माइग्रेट हुए इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ वर्क, तो चाइना से जब लोग माइग्रेट हुए वेस्ट की तरफ, तो वो नूडल्स ले गए, और वहाँ जाके नूडल्स इतना पसंद आ गया कि वो लोग भी खाने लगे, और नाम क्या रखा गया? नूडल्स का नामकरण हो गया भाई वेस्ट कंट्रीज़ में जाके। तो क्या नाम रखा गया? स्पैगेटी। तो किस तरीके से नूडल्स से स्पैगेटी बना वो, यानी कि किस तरीके से फूड ट्रैवल किया फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फ्रॉम सिल्क रूट। क्या वे था उनका? तो सिल्क रूट वॉज द वे। अब उसके बाद हम लोग और बहुत सारे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़े कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरीके से गलती से, यानी कि एक्सीडेंटली वो अमेरिका से टकराते हैं, अमेरिका के लैंड से, और अमेरिका का डिस्कवरी हो जाता है। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट लैंड था, अबंडेंट मिनरल्स थे वहाँ पे, जिसके वजह से बहुत अच्छे से क्रॉप वहाँ पे प्लांट हम लोग कर सकते थे। अमेरिका के डिस्कवरी के वजह से हम लोगों के पास बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आए, टमाटोज़, पोटैटोज़, ग्राउंड नट्स, मेज़, चिलीज़, ये सारे कुछ कहाँ से आया? तो ये सारा कुछ अमेरिका से आया। वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जब यूरोप को ये चीज़ पता चलता है, यूरोप से क्रिस्टोफर कोलंबस निकल के फ्रॉम सी रूट्स एंड डिफरेंट लैंड रूट्स वो टकराते हैं अमेरिका से, अमेरिका लैंड की डिस्कवरी होती है, वहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन होता है थ्रू ओवर फ्रॉम यूरोप में भी आता है, एशियन कंट्रीज़ में भी आते हैं वहाँ से क्रॉप। तो यूरोप को क्या देखने को मिलता है? यूरोप में बहुत ज़्यादा भूखमरी छाई हुई थी, जिसके वजह से उन लोगों को, वो लोग पोटैटो पे डिपेंडेंट थे। जो मैंने बोला कि हम्बल पोटैटो पे वो लोग डिपेंडेंट थे, क्योंकि हम जो पोटैटो था वो इजीली और चीप एंड बेस्ट प्राइस पे उन लोगों को मिल जाता था। तो वहाँ के जो पुअर लोग थे वो टोटली डिपेंड हो गए थे पोटैटो पे। बट इन द मिड 1840 क्या हुआ कि जो पोटैटो क्रॉप है, तो पोटैटो क्रॉप का डिसीजेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया वो क्रॉप, जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे अमेरिका में किसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से पोटैटो क्रॉप जो है वो यूरोप आते आते डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पे स्टारवेशन की वजह से, आयरलैंड के भी लोग थे, स्टारवेशन की वजह से वहाँ पे लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है कि किस तरीके से लाइफ और डेथ लोगों के बीच में डिफरेंस पैदा करती है, एंड दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैवल ऑफ फूड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखें कि हम लोग डिसीजेस की वजह से
यूरोप जो है वो अमेरिका के ऊपर कंक्वेस्ट कैसे किया, जीत कैसे हासिल किया। तो जितना पावर काम नहीं आया उतना डिसीजेस काम आया। क्लियर है, यानी कि यूरोप में इतना क्राउड बढ़ गया था, इतना डिजीजेस फैल गया था कि वहाँ पे लोग उस कंट्री को छोड़ छोड़ के जा रहे थे और अमेरिका में जाके बस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा क्या कि अमेरिका में तो बहुत बड़ा ज़मीन है, वहाँ पे हम लोग क्रॉप भी अच्छे से प्लांट कर सकते हैं। तो अमेरिका में चले गए। अमेरिका के लॉन्ग आइसोलेशन की वजह से वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, जिसके वजह से जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैली हुई थी वो एक डेडली किलर का काम की अमेरिकन्स के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका का होल कम्युनिटी मर गया और यूरोप जो है वो ओवर अमेरिका जीत हासिल कर लिया, यानी कि कोलोनाइज कर लिया अमेरिका को। अमेरिका वॉज ऑल्सो द कोलोनाइज्ड कंट्री अंडर यूरोप। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया को एक बहुत अच्छा और रिचेस्ट कंट्री माना गया था एशिया के ट्रेड में। ठीक है, एशिया के ट्रेड में चाइना और इंडिया को बहुत रिचेस्ट कंट्री माना गया था, जिसके वजह से मैं रिकॉल करवा रही हूँ सब, जिसके वजह से जब 15th सेंचुरी तक क्या होता है, चाइना जो है वो अपने ओवरसीज ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करके आइसोलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अमेरिका का जो पावर है, अब अमेरिका के ऊपर यूरोप कन्क्वेस्ट किए हुए था और वो पावर जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे एशियंस की तरफ आता है और एशियन ट्रेड के ऊपर भी वो कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से एशिया यानी कि इंडिया ये सारा भी अंडर कॉलोनाइजेशन ऑफ यूरोप चला आता है। हालांकि अमेरिका इन द लेट 18th सेंचुरी अमेरिका इंडिपेंडेंस पा लिया था फ्रॉम यूरोप, और इंडिया का इंडिपेंडेंस तो कैसे हुआ था वो तो आप लोग सब जानते हो। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में क्या देखें कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में यानी कि एंशियंट टाइम से लेके अभी तक में क्या क्या हुआ, कैसे लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी फ्रॉम सिल्क रूट्स और फ्रॉम लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। ठीक है, फूड कैसे ट्रैवल हुआ, सारे गुड्स और कैपिटल्स कैसे ट्रैवल हुए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लोगों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ी, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, क्योंकि कनेक्टिविटी पहले भी थी, क्लियर है, कनेक्टिविटी पहले भी थी पर स्ट्रांग नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम डिफरेंट फेजेस हम लोग क्या देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी बढ़ी वो बहुत स्ट्रांग होते गई। भैया स्ट्रांग हुआ तभी तो कन्क्वेस्ट कर रहा था एक कंट्री दूसरी कंट्री पे, तो कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुआ किसके वजह से, सिल्क रूट्स के वजह से, डिफरेंट रूट्स के वजह से, सिल्क रूट्स, लैंड रूट्स, सी रूट्स, इन सब के वजह से। और हम लोग एक मॉडर्न वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड के फॉर्म में लाना स्टार्ट किए, और जो आज के डेट में ग्लोबल वर्ल्ड बना है उसके बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे। ये तो एक पार्ट है इस चैप्टर का, अभी बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे वीडियोस बाकी हैं। तो किस तरीके से कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुई और मॉडर्न वर्ल्ड को हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड का फॉर्म देना स्टार्ट किए। क्लियर है यहाँ तक? इस वीडियो का, इस पार्ट का नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।